स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ISG के क्लासेस में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने इसकी संपूर्ण आर्थिक स्थिति को बदल के रख दिया। किसी भी वर्ग में जब किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी राजनीतिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें इनके कबीले का आकार बढ़कर जन हो गया और जन का आकार बढ़ा वह जनपद का आकार बढ़ा तो वह महाजनपद हो गया, जिसमें भरत जन पुरुजन भी बनकर क्या कुरुजन जनपद कहलाए, जिसमें राजा का महत्व बढ़ा, राजा की शक्तियाँ भी बढ़ी और राजा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा एवं समिति का भी महत्व जो था वह कम हो गया। जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं इसके राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन में जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया, जनपद से फिर यह महाजनपद में बढ़ गया, जो भरत से पुरु से कुरु जनपद हो गया, जिससे राजा का महत्व बढ़ा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। राजा का पद जो था वंशानुगत हो गया, इसमें राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा एवं समिति का महत्व भी कम हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री जितना अधिक शक्तिशाली होता है वहाँ की संस्थाएं उतनी ही कमज़ोर पड़ती हैं, और जहाँ की राजा कमज़ोर होता है वहाँ की संस्थाएं उतनी ही शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार राजा के अधिकार बढ़ने से यहाँ की जो सभा समिति थी वह उनकी महत्व था वो कम हो गया। कर में विस्तार हुआ और इस कर को नियमित रूप से लागू कर दिया गया। जो अधिकारी होते थे इनकी संख्या जो 7 हुआ करती थी, इनका भी महत्व बढ़ा और इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई। सेना एवं न्याय जो अभी तक की पूर्ण रूप से अभी स्थायी नहीं थी, अभी भी लोग अपने आसपास ही न्याय खोजने की अपेक्षा रखते थे। बात करते हैं अब इनके आर्थिक जीवन के बारे में। इनका जो पूर्व वैदिक काल में जो इनका व्यवसाय था वह पशुपालन था, लेकिन अब इनके लोहे की खोज ने इनके आर्थिक जीवन में जब परिवर्तन हुआ तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। लेकिन दूसरा भी मुख्य व्यवसाय इनका जो कि पशुपालन ही था, जिसमें कृषि को अधिक महत्ता मिली और जिससे उद्योग एवं व्यापार में भी परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें विदेशियों को भी व्यापार करने के प्रमाण इस काल में हमें प्राप्त हुए हैं। इस काल की आर्थिक प्रगति से नगरीय सभ्यता का भी विकास हुआ। नगरीय सभ्यता का विकास कब होता है? जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, जिससे राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में जब परिवर्तन होता है तो वह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का रूप धारण कर लेती है। बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। इनके सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिले, जो कि परिवार ग्राम में परिवर्तन हुआ, ग्राम से विश्व में परिवर्तन हुआ, विश्व से जनपद, जनपद से महाजनपद में परिवर्तन हो गया। अब वर्ण व्यवस्था जो थी जन पर आधारित हो गई थी। ब्राह्मण में जन्मे ब्राह्मण ही होते थे, क्षत्रिय में जन्मे क्षत्रिय कहलाते थे एवं वैश्य शूद्र में जन्मे वैश्य शूद्र ही कहलाते थे। बात करते हैं गोत्र के बारे में। गोधन को इकट्ठा करने वाला जो एक समूह था वह उसमें विवाह का भी प्रचलन था, जो कि गोत्र कहलाता था। गोत्र में इसमें खुद स्वयं अपने समूह में विवाह करने की प्रचलन अवस्था थी। उसी के दौरान इसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई।
4 आश्रम की व्यवस्था की गई, जो कि 25-25 वर्ष की अवस्था में रखा गया, जिसमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष एवं वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष एवं संन्यास जो था वो 75 से 100 वर्ष के बीच माना जाने लगा, जिसमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष जो थे वह अपने बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था थी। गृहस्थ जो कि 25 से 50 वर्ष, जो कि वंश बढ़ाने एवं परिवार संभालने के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई। वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष की अवस्था में रखा गया, जो अपने परिवार बढ़ाने के बाद वह संन्यास लेकर आश्रमों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। यह व्यवस्था वानप्रस्थ में की गई, जो कि वह लोग ब्रह्मचर्य में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब 0 से 25 वर्ष जो बच्चे पढ़कर आते थे, परिवार संभालते थे, उसके बाद 75 वर्ष में संन्यास लेकर वह दोबारा 0 से 25 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देते थे। अब बात आती है अब संन्यास जो कि 75 वर्ष की अवस्था से 100 वर्ष रखी गई है, जो वानप्रस्थ जीवन जीने के बाद अपनी मृत्यु का इंतजार करते थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा की शुरुआत होने से स्त्रियों की स्थिति जो थी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन इसमें मैत्री, गार्गी एवं कात्यायनी जैसी विदुषी महिलाएं, जो कि शिक्षा का अभाव न होते हुए भी विदुषी महिलाएं कहलाई। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। भोजन के लिए लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए लोग दारू एवं मदिरा पीकर अपना मनोरंजन भी करते थे। इनमें विवाह, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 को सही एवं 4 को गलत माना गया है। फिर अनुलोम विवाह, जिसमें वर उच्च वर्ग का एवं कन्या निम्न वर्ग की होती थी, एक नई जाति को उत्पन्न कर दी थी। प्रीतिलोम विवाह, इस विवाह में वर निम्न जाति का होता था एवं कन्या उच्च जाति की होती थी, जो कि निम्न जाति को उत्पन्न करती थी। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें सर्वप्रथम प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। कन्या का पिता वर को कन्या देने के साथ साथ धर्म का निर्वहन कराकर उनका विवाह कराता था। आश्रम विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या देने के साथ साथ एक जोड़ी गाय बैल देता था। देव विवाह, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता था, कन्या का पिता उसी के साथ उसका विवाह कर देता था। नंबर 4, ब्राह्मण विवाह। इस विवाह को मनुस्मृति में सर्वोच्च माना गया है। इसमें कन्या का पिता ऐसे शांति एवं संपूर्ण लड़के को खोजता था और उसके साथ कन्या का विवाह कर देता था। नंबर 5, गंधर्व विवाह। इस विवाह में कन्या एवं वर एक दूसरे को देखकर विवाह कर लेते थे। उस विवाह को गंधर्व विवाह माना गया है। असुर विवाह, इस विवाह में कन्या का पिता वर से धन लेकर कन्या का विवाह करता था। एक प्रकार से यह कन्या बिक्री था। नंबर 7, राक्षस विवाह। इसमें वर बलपूर्वक कन्या से विवाह कर लेता था, जिसको राक्षस विवाह कहा जाता था। नंबर 8, पेशाच विवाह। इस विवाह की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। इसमें वर
बलपूर्वक कन्या को अपने वश में कर उससे विवाह कर लेता था, जिसको पेशाच विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, जो कि कर्म कांडों के बढ़ने से इनके धार्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ। इनके प्रमुख देवता प्रजापति थे एवं इनमें विष्णु देवता जो कि पोषण के देवता थे एवं वरुण जल देवता थे और पूषण शूद्रों के देवता थे। इनमें कई राजयज्ञ हुए, जिसमें राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु के लिए किया जाता था, जो राजा अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ करता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, जो कि राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए यह यज्ञ कराता था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें राज्य विस्तार के लिए यह यज्ञ किया जाता था, जो कि राजा एक घोड़ा छोड़कर जहाँ तक घोड़ा जाए वहाँ तक उसका राज्य स्थापित हो जाता था। धार्मिक जीवन में यज्ञ एवं कर्मकांडों का जहाँ महत्व बढ़ा, वहीं इन्हीं कर्मकांडों की आलोचना की गई। तभी एक वर्ग इन सभी कर्मकांडों से दूर हटना चाहता था, जो कि बुद्ध एवं महावीर ने इन सभी से बचने के लिए एक अलग धर्म की स्थापना की, जो कि महाजनपद कहलाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।